अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो ये लाल क्यों हो जाता है, इसके बारे में अंतरिक्ष वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले सुनीता छाबड़ा जी, मैं आपके पास आते हुए हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या जानकारी देंगी आप? क्या करें क्या ना करें, किन बातों का वो ख्याल करें? चूंकि शुभ अशुभ को लेकर भी हिंदुस्तान में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं वो इस खगोलीय घटना से एक तरीके से डरे हुए भी होते हैं। उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले आपने बिल्कुल चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि लोग डरे हुए भी होते हैं कि ग्रहण हो रहा है, क्या होगा, डर जाते हैं कि क्या कुछ बुरा होने लगा। ये हम सबसे पहले मैं मतलब ग्रहण ना तो बुरे होते हैं ना अच्छे होते हैं। वे मूल रूप से जीवन में बहुत बड़े बदलाव का या परिवर्तन का दौर होता है। कुछ लोग देखेंगे कि इमीडिएटली किसी की लाइफ में इस समय में या विद इन 1 मंथ में कोई बदलाव आते हैं या 6 महीने के अंदर, क्योंकि हर 6 महीने बाद ही ये ग्रहण की एक वो तो परिवर्तन जो होता है हर जीवन का एक नियम है। चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन हो या करियर हो, धन हो, पारिवारिक जीवन हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और ये ग्रहण ही होते हैं जिससे ज्योतिषी रूप से कि इनका बहुत, इससे कोई डरना नहीं चाहिए कि भाई ग्रहण जो है कि बहुत खराब है या इससे बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा। मैं उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कर देती हूँ कि जब सूर्य ग्रहण जब लास्ट मंथ हुआ था तो इंग्लैंड में जो भारतीय मूल के ऋषि सुनाक है, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और उन्होंने किंग से, जो उनकी वहां की प्रथा है, वहां से किंग से मिले थे। और उस समय जो सूर्य ग्रहण था वो बिल्कुल प्रबल था, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग था उस समय। और उन्होंने उसी से ठीक पहले जो है लिज ट्रस जो थी वहां की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो वो 45 दिन का कार्यकाल के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो एक व्यक्ति के लिए तो खराब हुआ और दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो अलग अलग राशियों के लिहाज से भी ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, लगातार आज तक की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक अगर देखेंगे तो वो जिस राशि से ताल्लुक रखते हैं उनकी राशि किस तरह से उनके लिए फायदेमंद होने वाली है या फिर किन बातों का वो ख्याल रखें, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमिताभ जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रयागराज और गंगा सागर से। प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं समर्थ श्रीवास्तव, अनुपम मिश्र हमारे साथ गंगा सागर से मौजूद है। सबसे पहले अनुपम, आपका ही रुख करते हुए, आपके पीछे मैं कुछ भीड़ भी देख पा रही हूं, क्या वहां पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है? वहां पर स्थिति क्या है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त यहाँ पर लगभग अंधेरा होने को है। हालांकि चंद्रमा जो है वो पूर्वी तरफ दिखने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है आकाश में। और काफी लोग इस वक्त गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं, जो पवित्र स्नान कहा जाता है। हमारे साथ भी काफी लोग हैं, देखिए अभी स्नान करके ही आए हैं। तो चंद्र ग्रहण अभी चल रहा है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं, पहले बताइए? कितने दिन? यूपी झांसी कानपुर के बीच स्टेशन है, वहाँ से आए हैं। वहाँ से आए। तो यहाँ गंगा सागर इतनी दूर आने का क्या मकसद, मतलब थोड़ा ये बताइए। चंद्र ग्रहण है उसके बारे में भी ये हम लोगों का था कि कार्तिक पूर्णिमा का भी मिल जाएगा हमको स्नान और चंद्र ग्रहण के बाद का भी मिल जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ आना है। पूर्णिमा का स्नान किया, इसके बाद चंद्र ग्रहण का भी स्नान किया, कार्तिक पूर्णिमा का भी स्नान किया। आपने भी स्नान कर लिया जी? यस। तो आप लोग सब एक साथ ही आए हैं? हाँ, हम साथ आए, लेकिन हम औरैया से, औरैया जिला यूपी औरैया जिला, और सब साथ में है। और बड़ा महत्वपूर्ण है ये अनुपम। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग जाकर गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं और उनको लगता है कि पुण्य की प्राप्ति होगी। यकीनन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। अब चूंकि उन लोगों ने यूपी की बात कर ली तो सीधे यूपी ही आ जाते हैं। प्रयागराज संगम नदियों का ये तीर्थ स्थान है और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ समर्थ के पीछे भारी भीड़ भी नजर आ रही है। समर्थ, तस्वीरें दिखाइए। और प्रयागराज में चंद्र ग्रहण की कितने बजे से शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या है जानकारी? चित्रा, मेरी घड़ी में इस वक्त 5:12 हो रहा है और 5:14 वो समय, यानी कि अभी से 2 मिनट बाद चंद्र ग्रहण पूर्णतः यहां पर प्रयागराज लग जाएगा और जो 6:19 तक चलने वाला है। मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम तट पर है और मेरे इस ओर अगर आप देखेंगी तो आप मां गंगा, सरस्वती और यमुना, तीनों नदियों का संगम जिस स्थल पर होता है, हम इस वक्त वहां मौजूद हैं। और बीच में जो धारा तेज हो रही है वहीं पर ये तीनों नदियां मिलती हैं। हालांकि कुछ और अगर आप इधर देखेंगी तो आप देखेंगे कुछ श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं संगम में आकर, क्योंकि कई सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संगम जिस वक्त ग्रहण लगता
लगता है उस वक्त नहाना शुभ होता है। कुछ लोग कहते हैं संगम के जो ग्रहण है उसके खत्म होने के बाद डुबकी लगाना शुभ होता है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो मेरे इर्द गिर्द कुछ तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे जो भारी संख्या में पहुंचे हैं। इनसे जरा बातचीत भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं प्रयागराज में, जब ग्रहण लगता है संगम में नहाने की कौन सी बात सही है? उसके दौरान नहाना चाहिए वो शुभ होता है या उसके बाद डुबकी लगानी चाहिए वो शुभ? जी, 3 बार नहाना शुभ रहता है, 3 बार स्नान करना शुभ रहता है। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, ग्रहण के दौरान और ग्रहण जैसे ही पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, उसके बाद स्नान जरूर करना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे, ग्रहण है क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? आप लोग जो करते आए हैं अभी यहाँ? ऐसी मान्यता है कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, अमृत मंथन के समय उसकी गर्दन कट गई, तो जो सिर उसका है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। तो ग्रहण के पीछे अगर पौराणिक दृष्टिकोण देखें तो पौराणिक ये मानता है सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को संकेत दिया था जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किए थे कि ये स्वर भानु नाम का राक्षस देवता बन के छल से अमृत पी रहा है। तो जब उसकी गर्दन कट गई, इसलिए राहु केतु की दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से है, इसलिए पूर्णमासी और अमावस्या को राहु केतु क्या अपना बदला राहु लेने के लिए चंद्रमा को ग्रहण लगाते निगलने की हैं। कोशिश तो करता ऐसी है? मान्यता है। देखिए, बड़े सारे मिथ भी हैं। मुझे लग रहा है जो धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि लोगों में अलग अलग तरह की मान्यताएं भी हैं। इसके बारे में मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं। वरुण इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राजधानी दिल्ली में मौजूद है, हनुमान मंदिर के बाहर हैं। आज मंगलवार का दिन भी है। वरुण, ऐसे में बजरंगबली के जो भक्त हैं वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। दिल्ली में कब से शुरुआत होगी? आसपास किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण के ठीक पहले? देखिए चित्रा, चंद मिनट की दूरी रह गई है और ऐसे में अभी के हालात पहले आप देखिए। मंदिर के कपाट आपको बंद नजर आ रहे होंगे, लेकिन भक्तों की भीड़ यहाँ पर हद से ज्यादा है। सबकी सब आपको भक्ति में लीन नजर आ रहे होंगे और इस समय कुछ लोगों के हाथ में मालाएं हैं, कुछ यहाँ पर जो है श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ईश्वर की भक्ति में खुद अपने आप को लीन करते नजर आ रहे हैं। एक और भी बात है कि चंद्रमा हम कहते हैं कि मन को शीतलता देने वाला होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का मन व्याकुल होता है, ऐसे ज्योतिष में कहा जाता है। तो इसलिए जितने लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं सबकी सब अपनी तरफ से ये चेष्टा में लगे पड़े हैं कि इस 1 घंटे के अंतराल में प्रभु को जितना याद किया जाए उतना अच्छा रहेगा। एक सवाल मेरे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे मैं ले लेता हूँ कि अभी लगातार जो है वो पूजा अर्चना का काम चलेगा, उसके बाद कपाट खुलेंगे, लेकिन ये जो 1 घंटे का पीरियड रहेगा या जितने समय का पीरियड रहेगा उसमें किस तरीके से लोग जो हैं वो ईश्वर की भक्ति में? ग्रहण आरंभ होने वाला है, इसके अंदर अब 1 घंटे लोग अपने पूजा पाठ और तप में, हमारा जाप में लगेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे का पीरियड है इनमें जो भगवान के प्रति आपको आस्था, भगवान के जो कष्ट संकट आ रहे हैं इसके प्रति उनके भाव करने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में भी माला है, आप भी लगातार जो है हरि का नाम। आप जाएंगे अब 1 घंटे के पीरियड का हम जाप करेंगे भगवान का, 1 घंटे की एकांत में बैठ के भगवान का, प्रभु का नाम लेंगे और इसमें जो भगवान के ऊपर संकट है उसके प्रति उसके लिए जाप करेंगे उनके लिए। तो हिंदू रीतियों के हिसाब से माना जाता है कि ये संकट भगवान पर है, तो ऐसे में इंसान पर उस वक्त इतना इफेक्ट हो, इसलिए इंसान कहता है कि इस समय इस विपत्ति के काल में प्रभु हम आपकी मनोकामना करते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं लगातार ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन नजर आ रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुपम मिश्र जहां से मौजूद है, सबसे पहले वहां पर चंद्र ग्रहण की पहली तस्वीरें सामने आएंगी अनुपम के पास। हम सीधे रुख कर लेंगे। अलग अलग मंदिरों में भी आप देख पा रहे हैं, चूंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूतक काल जब लगता है तो मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी जाती है, और जब सूतक काल और चंद्रग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद गंगा जल से छिड़क कर पूरी सफाई करके तुलसी जी का भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद वहां पर पूजन अर्चन शुरू हो जाता है। तो मंदिरों में अभी कपाट बंद रहेंगे चंद्रग्रहण की शुरुआत से लेकर सूतक काल लगने से। बाकी हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अमिताभ पांडे जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि जब चंद्रग्रहण लगता है तो चंद्रमा का जो रंग है वो बदल जाता है और ये बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के नाते अगर आप इस पर रोशनी डाल पाएं कि ये जो चंद्रमा का रंग है ये क्या कहता है, क्यों होती है चंद्रग्रहण की ये बड़ी खगोलीय घटना, इसको लेकर एक वैज्ञानिक नजरिए से जो दृष्टिकोण है वो देश के सामने आप कैसे रखेंगे? देखिए, चंद्रमा का रंग जो लाल हो जाता है उसको बताने के पहले जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने साफ बता दिया था कि ग्रहण राहु केतु के कारण नहीं होते, छाया के कारण होते हैं। पूरा छाया ग्रह विकसित किया। वेदों में राहु केतु का कोई जिक्र नहीं। तो ये अंधविश्वास कहाँ से आए, कैसे आए, ये वैज्ञानिक शोध का विषय है। ये भी एक वैज्ञानिकों का काम है, इन अंधविश्वासों की जांच पड़ताल करना, गलत अंधविश्वासों को खारिज करना। अब जहां तक चंद्रमा के लाल रंग पड़ने का कारण है, उसके बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे कुछ रोशनी
अमिताभ जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। आप कह रहे हैं एटमॉस्फेयर से पार होते हुए धरती को ठोस गोला होती है, का नहीं होता। लाल रंग होता है, लाल रंग होता है इसलिए होता है कि जब एटमॉस्फेयर से लाइट छिनके जाती है तो वो 7 रंग विभाजित होती है। लाल रंग सबसे अंदर की तरफ होता है, तो वहां पे चंद्रमा का रंग, उसके कारण डस्ट ज्यादा होगी तो और लाल रंग हो जाएगा। तो चंद्रमा का रंग कितना लाल होगा इस पे डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में कितनी डस्ट है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद काफी लाल रंग का होता है, एकदम ब्लड रेड करके देखने लगता है। हर चंद्रग्रहण ब्लड रेड नहीं होता है, नॉर्मली वो काला पड़ जाता है, गहरा ललामी लिए होता है। तो ये मतलब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण रंग के पीछे। ठीक है सर, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आपने कहा वेदों में इसका जिक्र नहीं है। नंदिता पांडे जी उस पर कुछ जोड़ना चाह रही थी। नंदिता जी, आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है? जिक्र है, राहु केतु का जिक्र नहीं है। बिल्कुल है, आपने वेद पढ़े, मैंने पढ़े हैं, ऋग्वेद पढ़ा है और ऋग्वेद में जिक्र है। और अगली बार में उसका मैं प्रॉपर पूर्ण श्लोक भी लेकर के आपके सामने आऊंगी, है ना। और छाया ग्रह बोला जाता है, राहु केतु को ग्रह हम कुंडली में जब आकलन करते तब ग्रह बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको वहां पे भी ग्रह बोलते हैं तो छाया ग्रह बोला जाता है। कभी ये नहीं कहते हैं कि पूर्ण ग्रह है। आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान आप ले लीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप अवेकेंड सोल हैं, तो थोड़ा सा और अवेकनिंग लेकर के आ जाइए। एंड व्हेन यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से आपके लिए, और वेदा आप पढ़े तो उसमें सबसे पहले जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें राहु और केतु और इवन द एक्लिप्सिस का वर्णन किया हुआ है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, खगोलीय घटनाएं, तो किस तरह से अंधकार आ जाता है, किस तरह से छाया ग्रह ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो ये कहना कि वेदों में इसका नहीं विवरण है, ये गलत है बिल्कुल सरासर। और ये जो छाया ग्रह है हमेशा राहु केतु को छाया। अमिताभ जी, नंदिता पांडे जी का कहना है आपको जानकारी कम है वेदों के बारे में, वो ये कह रही है। मेरे पास तो इसकी कॉपी खुली पड़ी हुई है, मेरे पास अभी लैपटॉप पर ही पड़ी हुई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वेदों में आपके ये 12 राशियों का जिक्र भी नहीं है, महाभारत में 12 राशियों का जिक्र नहीं है। ये वराहमिहिर के जमाने में पहली बार भारत में ये 12 राशियों वाली एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। हमारे इसके पहले पूरा मून पे पेज जो 27 नक्षत्र होते हैं, जिनसे मून पार होता बात कर रहे थे नक्षत्रों की, हमारा तो पूरा आधार ही नक्षत्र पे है। एस्ट्रोलॉजी आज की है, आप देखिए तिथि के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भगवान राम की कुंडली का आकलन किया गया था। कौन सा युग था? त्रेता युग था भगवान राम का, द्वापर युग कृष्ण भगवान का था, त्रेता युग में हनुमान जी की कुंडली का व्याख्या की गई है, भगवान राम की कुंडली की व्याख्या की गई है। और कैलकुलेशन अगर आप साइंटिफिकली करें तो दैट इज अराउंड 7000 BC। उसका मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ कि 7000 BC कहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करके आया हुआ है। तो उतना पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी है। आप जो साइंस की आज बात कर रहे हैं, आप आज साइंस को 100 साल पहले तक का धरती को फ्लैट कहते थे और हम क्या कहते थे? भूगोल। भूगोल हमारे उसमें वर्णन ही धरती का भूगोल है। तो आप ये मत कहिए कि एस्ट्रोलॉजी में दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप पहले जानकारी अक्सर हमने देखा है कि ज्योतिषाचार्य और जो तर्कशास्त्री होते हैं, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, आपस में अलग अलग सुर उनके सुनाई देते हैं। दोनों को ही समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे।